राष्ट्रपति पुतिन ने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। वित्तीय सुरक्षा को लेकर हुए एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बयान दिया और पीएम मोदी को बुद्धिमान व्यक्ति बताया। इसके साथ ही उन्होंने रूस से अच्छे संबंध के लिए भारत की सराहना भी की। पुतिन ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत काफी प्रगति कर रहा है। तो अच्छे संबंध के लिए भारत की यहां पर सराहना की गई है और पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ यहां पर पुतिन ने की है। रूस के राष्ट्रपति देखिए यहां पर तारीफ करते हुए नजर आए। अच्छे संबंध के लिए भारत की सराहना भी की है। तो पुतिन ने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, साथ ही साथ अच्छे संबंध के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने कुत्ते को लेकर नए विवादों में घिर गए हैं। दरअसल राहुल गांधी के अपने नए कुत्ते का नाम नूरी रखा है, जिसको लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल वर्ल्ड एनिमल डे पर राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को एक कुत्ता भेंट किया था। वे ये कुत्ता गोवा से लेकर आए थे। गांधी परिवार ने कुत्ते का नाम नूरी रखा है। कुत्ते का नाम नूरी नाम रखे जाने पर AIMIM ने कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी ने कहा है कि इस्लाम धर्म में लाखों की तादाद में लड़कियों का नाम नूरी है और कुत्ते को नूरी नाम दिए जाने से इस्लाम धर्म की लाखों लड़कियों का अपमान हुआ है। तो एक बार फिर से विवादों में देखिए राहुल गांधी घिरे हुए हैं। इस बार नया जो उनका डॉगी है उसको लेकर के विवादों में राहुल गांधी घिरे हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं से जो कांग्रेस पार्टी को सेकुलर पार्टी बताते हैं और मुसलमानों की हितैषी बताते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, उन मुस्लिम नेताओं से पूछना चाहूंगा, उन मुस्लिम विधायकों से पूछना चाहूंगा, उन मुस्लिम राज्यसभा सांसदों से पूछना चाहूंगा, उन मुस्लिम लोकसभा के सांसदों से मैं ये बात पूछना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी जी का अपनी कुतिया या कुत्ते का नाम नूरी रखना उचित था? और अगर उचित नहीं है तो क्या इस कृत्य के लिए राहुल गांधी जी देश के तमाम मुस्लिम बेटियों से, मुस्लिम बहनों से माफी मांगेंगे? और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो इस बात का हमें एहसास जरूर होगा कि मुसलमानों की हैसियत गांधी परिवार में क्या है। तो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या हवाई अड्डे का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है और एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। नवंबर में लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और दिसंबर तक एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाएगा और एयरपोर्ट संचालन की स्थिति में आ जाएगा। तो देखिए दिसंबर तक जो एयरपोर्ट का काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। राम भक्तों के लिए ये अच्छी खबर है। तेजी से जो एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है वो बहुत ही तेजी से उसका काम चल रहा है। पहले चरण का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और नवंबर से लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी जाएगी। तो दिसंबर तक जो एयरपोर्ट का काम है वो पूरा हो जाएगा। राम भक्तों के लिए ये अच्छी खबर। एयरपोर्ट के जो निर्माण के संदर्भ में फर्स्ट फेज का निर्माण लगभग कंप्लीशन की स्थिति में है। एयर स्ट्रिप और रेसा प्लस आपका नाइट लैंडिंग फैसिलिटी का काम कंप्लीट हो चुका है और टर्मिनल बिल्डिंग का काम 85% कंप्लीट हो गया है और एक एप्रन जो कंप्लीट हुआ है जिसमें 4 एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की फैसिलिटी है जो कंप्लीट हो चुका है। एक एप्रन और हम लोग बना रहे हैं जिसमें 4 एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की फैसिलिटी और होगी, वो भी अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगी। नवंबर तक हमारा फिनिशिंग वर्क कंप्लीट होगा इसमें जो टर्मिनल बिल्डिंग प्लस सेकेंड एप्रन का, और नवंबर में लाइसेंसिंग की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी। दिसंबर तक हमारा पूरा एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा और संचालन की स्थिति भी बनती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी भी जो भी लोकेशंस तय करके वो संचालन कर सकते हैं। यानी कि जनवरी के पहले चालू हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। तो बाबा बागेश्वर के नाम से विख्यात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कल अलवर में हनुमंत कथा का आयोजन करेंगे। बाबा बागेश्वर की कथा से पहले हजारों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। यात्रा में बाबा बागेश्वर का रथ, हनुमान, राधा कृष्ण और अघोरी महादेव की झांकियां निकाली गई। बाबा कथा सुनने के लिए देखिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित राजस्थान के कई जिलों से बड़ी संख्या में लोग अलवर पहुंच रहे हैं। कथा सुनने के लिए करीब 4 से 5 लाख लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसे लेकर कथा समिति और जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं।
बाबा बागेश्वर धाम की एक ऐसी अद्भुत कृपा हो रही है, अमृत बरस रहा है इस कलश यात्रा के अंदर। हम आए थे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये अकाल स्थल पर क्या हाल होने वाला है। अलवर का सौभाग्य है, बाबा भरतरी की तपोभूमि पर, अलवर के सिंह द्वार पर आप देख रहे हो किस तरह का उमंग उल्लास। तो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने अभिनेता रणबीर कपूर को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है और माना जा रहा है कि रणबीर कपूर को नोटिस जांच की पहली कड़ी है। आगे कई सितारों पर इस जांच की आंच आ सकती है। महादेव बुक ऑनलाइन लॉटरी केस में एक्शन, ऑनलाइन बेटिंग ऐप का बॉलीवुड कनेक्शन, ईडी की जांच के घेर में कई सितारे, जांच का बढ़ता दायरा, मुश्किलों का घेरा। ये उसी ग्रैंड बैटिंग की तस्वीर है जिसमें बॉलीवुड के नामी गिरामी चेहरों के साथ और भी कई हस्तियों ने शिरकत की थी। ये वही शादी है जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। और ये वही शादी है जिसमें शामिल होने के बाद सितारों पर जांच की आंच आ गई है। ये शादी थी महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की, जिसने महादेव बुक ऑनलाइन लॉटरी के नाम पर अवैध सट्टेबाजी का ऐसा मायाजाल बुना जिसमें माया नगरी के सितारे फंस गए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े इस मामले में अब ईडी ने बड़ा कदम उठाते हुए सेलेब्स को समन भेजना शुरू कर दिया है और इस कड़ी में सबसे पहला नाम सामने आया है अभिनेता रणबीर कपूर का, जिन्हें ईडी एजेंसी ने समन जारी करते हुए 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। रणबीर कपूर ने भी सौरभ चंद्राकर की शादी में शिरकत की थी। माना जा रहा है कि पूछताछ में ईडी उनसे शादी में शामिल होने, परफॉर्म करने और पेमेंट से लेकर कई सवाल दाग सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रणबीर कपूर ही ईडी के टारगेट पर हैं। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड से जुड़े कई बड़े नाम ईडी के रडार पर हैं, जिनसे आने वाले समय में ईडी पूछताछ कर सकती है। जिन सितारों पर शिकंजा कस सकता है उन पर महादेव ऐप पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वालों के साथ पैसे के लेन देन का आरोप है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महादेव ऐप के प्रमोटर की शादी में शामिल होने वाली हस्तियों को हवाला के जरिए करोड़ों का भुगतान किया गया था। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से विदेश और प्राइवेट जेट में खूब मौज मस्ती हुई थी। इस केस में ईडी ने बीते महीने कई शहरों में छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों की भारी भरकम रकम के साथ ईडी को कई अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले थे। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर, अभिनेत्री सन्नी लियोनी से केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पूछताछ करेगी और ये पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी ये मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर में होगी। और अगर मामले की बात करें कि आखिर कौन सा ऐसा मामला है जिसमें कि बॉलीवुड के इस सेलिब्रिटी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, इस मामले में जो ईडी के हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ समय पहले महादेव ऐप जो एक ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़ा हुआ एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े हुए कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को अंजाम दिया जा रहा था। तो इस मामले में एक केस रजिस्टर किया गया था और इस मामले पर सर्च ऑपरेशन को भी अंजाम दिया गया था, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र के कई लोकेशंस में और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के कई लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। सौरभ चंद्राकर और उसके साथियों पर कई धाराओं में केस दर्ज हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि ऑनलाइन सट्टा किंग कहे जाने वाले सौरभ और रवि के पाकिस्तानियों से भी कनेक्शन है। दोनों ने दुबई पहुंचने के बाद 2 पाकिस्तानियों से संपर्क किया और उन्हें बिजनेस पार्टनर बनाकर ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में करोड़ों रुपए निवेश कराए। महादेव बुक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है। उज्जैन में दर्ज केस के मामले की जांच के बाद सामने आया कि ऑनलाइन सट्टे के इस महान नेटवर्क का पैसा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। दुर्ग पुलिस महादेव बुक का नेटवर्क ध्वस्त करने में जुटी हुई है। अब तक महादेव बुक की कई ब्रांच को बंद किया जा चुका है।
100 से ज्यादा गुर्गों को पकड़ा भी जा चुका है। 24 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश भी बैंकों में फ्रीज किया जा चुका है। कड़ियां धीरे धीरे जुड़ती जा रही हैं और जांच के साथ साथ कार्रवाई भी आगे बढ़ती जा रही है। पुलिस के अलावा ईडी ने भी अब जांच की डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए हैं, जिसमें एक बड़ा नाम अभिनेता रणबीर कपूर का सामने आया। कोई हैरत की बात नहीं होगी कि जब आने वाले वक्त में कई और हस्तियां भी केंद्रीय जांच एजेंसी की चौखट पर नजर आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झुंझुनू में पशुपालन विभाग पर पशु मित्रों के चयन में फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। आरोप है कि अधिकारियों ने चयन प्रक्रिया में मापदंडों को दरकिनार करते हुए मेरिट में शामिल अभ्यर्थियों की जगह कम अंक वाले अभ्यर्थियों को चुना है, जिसकी जानकारी अब फाइनल सूची जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को मिली, जिसके बाद आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक से मिलकर चयन प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा की शिकायत की। दरअसल पशुपालन विभाग ने उन गांवों में पशु मित्र तैनात करने का फैसला लिया था जहां पशुओं के इलाज के लिए केंद्र नहीं है, जिसके लिए 200 पशु मित्र पदों के लिए 30 मई को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 14 जून तक पशु मित्र के लिए आवेदन किया जा सकता था। चयन प्रक्रिया के तहत पशुपालन विभाग ने 478 उम्मीदवारों की पहली मेरिट लिस्ट 6 सितंबर को जारी की थी और इसके बाद 29 सितंबर को 200 अभ्यर्थियों के नाम की फाइनल सूची जारी की गई थी। लेकिन जैसे ही फाइनल सूची जारी की गई, ये विवादों में आ गई। तो जयपुर में झोटवाड़ा आरओबी के पहले चरण का लोकार्पण हुआ। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने वर्चुअली किया। साथ ही आपको बता दें कि निवारू रोड टी जंक्शन से अंबाबाड़ी की ओर जाने वाला एलिवेटेड रोड का लोकार्पण हुआ। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य। तो एलिवेटेड रोड का यहां पर लोकार्पण हुआ है। जयपुर के झोटवाड़ा से ये जानकारी, जहां पर आरओबी के पहले चरण का देखिए लोकार्पण हुआ। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ये लोकार्पण किया। तो धौलपुर में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों से प्रशासन मुस्तैद नहीं दिख रहा है। वाटर वर्क्स चौराहे की चारों तरफ ट्रैफिक लाइटें बंद है। साथ ही चौराहे पर मौजूद यातायात पुलिस चौकी पर अक्सर ताला लटका रहता है। शहर में इस साल अब तक 5 मामले एक्सीडेंट के दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि खराब ट्रैफिक लाइटों को लेकर कई बार नगर निगम परिषद में शिकायत की जा चुकी है। हालांकि स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो चौराहों पर जो लाइटें हैं वो भी अब खराब हो चुकी हैं और नगर परिषद से शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीकर के रामगढ़ शेखावटी में नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद कुएं में डालने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज जिले के फतेहपुर और रामगढ़ इलाके में दोनों शहरों के बाजार पूरी तरीके से बंद हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बंद समर्थकों का कहना है कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो जैसलमेर में अवैध तस्करी पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। झुंझुनियाली थाना पुलिस ने 41 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को जब्त किया है। हालांकि तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने एनडीपीएस की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी के निर्देश में झुंझुनियाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह ने बाड़मेर कलेक्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय बैठक की। इस बैठक में जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, कलेक्टर अरुण पुरोहित, उपाध्यक्ष और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फतेह मोहम्मद समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश उपाध्यक्ष ने 2000 यूनिट फ्री बिजली के साथ जिले में चल रही योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी योजनाओं को जनता तक ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए। 20 सूत्री कार्यक्रम में कई योजनाएं और कार्यक्रम हैं और उनके लिए जो लक्ष्य आवंटित होते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।